नमस्कार, मैं रविश कुमार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मैं हूं अमीश देवगुल। मैं हूं अंजना अब लग रहा है कि मनमोहन सरकार कोमा में है और समझदार मंत्रियों ने आईसीयू से भागने का जुगाड़ कर लिया। 15 प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे अपने 5 साल के काम का हिसाब देने। टीवी की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज वेलकम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिछले 1 साल से कांग्रेस और सरकार यही बयान दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर कोई सलाहकार बोल देता है कि बड़े फैसले नहीं लिए जा सकेंगे, कोई उद्योगपति चिट्ठी लिख देता है कि लकवा मार गया है। अब एक और मैसेज आपको सुनाता हूं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। दूरदर्शन के एक सीरियल ये जो है जिंदगी का डायलॉग तो याद ही होगा आपको। ये क्या हो रहा है, वही हम जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है और सरकार में क्या हो रहा है। रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, क्या यह एक और प्रमाण है कि मनमोहन सिंह की सरकार में अब कुछ नहीं बचा है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अगर महंगाई को लेकर चिंतित हैं तो आपकी चिंता थोड़ी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप बजट खर्च का हिसाब देखते हैं तो पता चलता है कि चिदम्बरम ने खाद्य सब्सिडी में मामूली वृद्धि की है। सबसे लंबे बजट का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पर ही है। पिछले साल यानी 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का बजट भाषण दिया था। तीसरे नंबर पर जसवंत सिंह हैं, जिन्होंने वर्ष 2003 में 2 घंटे और 13 मिनटों तक बजट भाषण पेश किया था। और महंगाई के लिए तैयार रहिए, सरकार अब आपकी बहुत मदद नहीं कर पाएगी। यानी सब्सिडी का दौर खत्म हो रहा है, यही उन्होंने अपने बजट में दर्शाया है। सरकार यहां पर 2020 मैच नहीं खेलने आई है, ना ही वनडे इंटरनेशनल खेलने आई है, बल्कि सरकार ने इस बजट के जरिए यह बताया है कि वो टेस्ट मैच खेल रही है। टेस्ट क्रिकेट आज भी सबसे मजबूत क्रिकेट माना जाता है, उसकी जो नींव होती है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। यानी इसका असर गरीबों पर पड़ेगा। सरकार जब सब्सिडी नहीं देगी तो महंगाई के वक्त, मुद्रास्फीति के वक्त आप निहत्थे हो जाएंगे। लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इस बार के बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बार का बजट गांव, गरीब और किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका मकसद है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना और उन्हें विकास की गति में शामिल करना। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रविश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप लगता है। सबसे बड़ी खबर, आज भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के नए आंकड़े आए हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। इन आंकड़ों का एक मतलब यह भी है कि जीएसटी और नोटबंदी जैसे आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी को लगातार गलत फैसला बताया जा रहा था, विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब ताजा आंकड़ों ने ऐसी आशंकाओं और आरोपों को खारिज कर दिया है और सरकार को ऐसी उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी की विकास दर और बढ़ेगी। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक ही दरवाजा है। भूगोल का मास्टर इसे गुफा कहेगा, अर्थशास्त्री इंडियन ग्रोथ का गेटवे बताएगा। लेकिन 2019 की दूसरी तिमाही में यह सिर्फ 4.5% है, यानी पिछले 3 वर्षों में ही ये घटकर आधी रह गई है। और इसकी एक बड़ी वजह है जुलाई 2017 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करना। देश के तमाम हिस्सों में कॉरपोरेट और सरकारें मिलकर विकास के नाम पर योजनाएं चलाती हैं और बेदखल किसान होता है। काला धन और 15 लाख को जोड़ के कि अगर ऐसा हुआ तो 15 लाख। आपने उस स्पीच के अंदर 15 लाख बोलते हुए कभी ये वादा नहीं किया था कि बैंक खातों में आप उनके डलवाएंगे। विकास प्राधिकरणों के इस स्वागत बोर्ड को देखकर भरोसा मत पा लीजिएगा।
कि विकास से ही लाते हैं। कि रिसर्च में कहीं भी पूरे भाषण में आप ये बोलते हुए नहीं पाए गए। बड़ा क्लियर हम तो खुद कह रहे हैं कि आप नहीं पाए। बोलो ना भाई। नहीं, हम भी मैं हिम्मत के साथ ही बोल रहा हूँ, मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। कश्मीर से लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर किए जा रहे थे। आजादी के बाद कश्मीर में पहली बार राष्ट्रवाद आया है, ऐसा राष्ट्रवाद आया है कश्मीर। लेकिन जो कश्मीरी हिंदू दिल्ली की तरफ निकले थे, उनका घर, उनकी गलियां, उनके मोहल्ले, उनके अपने, उनके मंदिर, उनकी तमाम यादें, सब कुछ उजाड़ दी गई थीं। ये कार्यक्रम पूरी तरह से एक तरफा है। इसे संतुलित करने के नाम पर सरकार की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया है। ये 21वीं शताब्दी का भारत है, नरेंद्र भाई मोदी का भारत है, 130 करोड़ जो देशभक्त भारतीयों का भारत है। इसे संतुलित करने के नाम पर सेकुलर मोर्चा के किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया गया है और इसे संतुलित करने के नाम पर किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को भी नहीं बुलाया गया है। इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो विस्थापित हुए, जो कश्मीर के हिंदू हैं, जो पंडित कहे जाते हैं, जैसे हम समझते हैं। आज बोलेंगे ये लोग और सुनेंगे हम। I'll tell you why, Mr. Pathan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Can you call me anti-national? Can I say something? I am more nationalist than you. Then I'll tell. ओ भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। इतिहास मैंने भी पढ़ा है। आपकी मदद के लिए, मैं आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मजहबी जिंदगी में डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि फिर इस्लाम और शरीयत को समझने के लिए इतनी धाराएं क्यों हैं फिर? इस देश की आपने संस्कृति की बात करी, इस देश की संस्कृति तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से है, बाबर से नहीं है। इमामों, मौलवियों के सियासी हस्तक्षेप से मुस्लिम समाज के भीतरी मुद्दों का कितना भला हो सका है। आज की राजनीति मुस्लिम समाज के भीतर की विविधता को स्वीकार करती है, मगर फिर वो इमामों और मौलवियों की शरण में भी चली जाती है। सर, किसी भी शहर में जाता हो ना, किसी की सरकार हो, सरकारी स्कूल की यही हालत होती है। मैं ये कहता हूं कि BMW से आने वाला बच्चा जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ता है, वो इस जगह पे पानी पी के दिखा दे, खड़ा नहीं रहेगा, और उसका बाप या उसकी माँ वहां पे खड़ी रह के दिखा दे कि उसका बच्चा यहाँ पानी पिए। पता है क्या होगा? वो टीवी स्टूडियो में बैठ के ओपिनियन बनाने लगते हैं कि कंट्री इज नॉट शाइनिंग। लेकिन जब ये गरीब लोग ऐसे हालात में पानी पीते हैं तो उनका कोई ओपिनियन नहीं बनता। और ये सब करने के बाद भी उसी देश को गालियां देते हैं, उसी सरकार को गालियां देते हैं जो सरकार इनके किराए को भरती है, जो इन्हें सब्सिडी देती है, जो इन्हें ग्रांट देती है, जो इनकी पढ़ाई का जो पूरा खर्चा है वो उठाती है। यानी दिल्ली में रहने के लिए 300 रुपए खर्च करना भी इन छात्रों को भारी लग रहा है, क्योंकि जेएनयू ने ये जो 10 रुपए महीने का जो किराया है हॉस्टल का, उसे 10 रुपए से बढ़ाकर अब 300 रुपए महीना कर दिया है। ऐसा है कि ये थोड़ा टीवी की नौटंकी मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, मैं भी कर लेता हूँ। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी उपयोग कर सकता है। मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग जहां मैं कई जगह देखा कि बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा कर रहे हैं, काम करने में कोई खराबी नहीं है, पर कुछ तो खराबी है ना? मैं बोलूं कि आप खुद समझ जाएंगे, खुद समझिए। पूछना चाहती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? हम एक हॉस्टल में हैं, अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों के विकास के लिए बनाए गए छात्रावास में मौजूद हैं, देखने के लिए कि वो सुविधाएं कैसी हैं, वो वादे क्या हुए जो इन्हें एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपसे किए गए थे। हॉस्टल की हालत आप इस रिपोर्ट में देखेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि मंच पर खड़े होकर बोल देना और जमीन पर लागू होने में कितना फर्क है। पर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान को उसका इतिहास याद दिलाया जाएगा और बताएंगे कैसे श्री राम और लव कुश के नाम
पाकिस्तान के वजूद से जुड़े हैं? और आखिर क्यों अयोध्या के साधु संत ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो लाहौर में भी बनना चाहिए? राज्यों में समाज कल्याण अफसर होते हैं, मंत्री होता है और केंद्र में भी मंत्री होते हैं, पूरा महकमा चलता है और उसकी पूरी कवायद की रिजल्ट देखिए। ये कमरा पिछले 27 सालों में है। आज हम सरदार पटेल की इस विश्व विजयी प्रतिमा का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि तकनीकी तौर पर आज भारत ने दुनिया में कितना ऊंचा मुकाम हासिल किया है। मैं मनमोहन सिंह जो भी कहते हैं मान लेता हूं कि देश का बहुत विकास हो गया है, जीडीपी बढ़ गया है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसे छात्र से भी मिल रहा हूं जो पेपर नहीं खरीद सकता है या फिर जिसको 4 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। और तुम ही नहीं हो, मतलब बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ऐसे छात्र हैं जो ऐसे हालात में रह रहे हैं। तो इस देश को तो देखना पड़ेगा कि अपने विकास की चमक के पीछे का अंधेरा कैसा है। सवाल इसका नहीं है कि मैं विश्वास करता हूँ या नहीं करता हूँ, सवाल उनका है जो 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद तालियां बजा रहे हैं कि हिंदुस्तान भी कुछ करके दिखा सकता है। तो आप 400 रुपये में कुछ करके दिखाइए। मोदी जी, एक आपके साथ एक जोक मैं शेयर करता हूँ। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूलों की विकास दर मनमोहन सिंह के विकास दर से कहीं ज्यादा है। इस नवरात्रि को मैं पपीता लूंगा, तो फिर मैं पपीते के सिवाय किसी चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पानी की समस्या सरकारी है और सरकार इसे दूर करेगी तो 100% गलत है। आपकी जो जिंदगी है 20 घंटे काम करने की, 3-4 घंटे सोने की, एक जगह दूसरी जगह दौड़ते रहने की, ये तो 5 साल से हम देख रहे हैं। मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा। गांधी का चरखा पीछे है, वैसे ये पूरे देश में पीछे रह गया है, तो गुजरात में पिछड़ने पर हम छाती क्यों पीटे? और वैसे भी गांधी और चरखे को बचाने की जिम्मेदारी अकेले गुजरात की नहीं थी, पूरे देश की भी थी। तो क्या वाकई पीएम मोदी जैसा कोई नहीं? रवीश, सबसे अच्छा होता कि अगर देश के प्रधानमंत्री आपने जो पूरा विवरण दिया है कोई उनको वो पूरा विवरण बता देता, तो शायद मुझे यहाँ पर हस्तक्षेप करना या मुझे पेशकश करने की आवश्यकता नहीं होती। बिट्टा साहब दिखा, बिट्टा साहब क्या दिखा रहे हैं? बिट्टा साहब एक मिनट, बिट्टा साहब कुछ दिखा रहे थे, बिट्टा साहब को फुल स्क्रीन दिखाइए। क्या कह रहे थे बिट्टा साहब आप? बिट्टा साहब हाथ में क्या था आपके, आप दिखाइए इनको। ये तो लेके आए, मेरा तो तैयार खड़ा, ये देख। आपको हजारों इनाम मिल जाएंगे, आपकी टीआरपी 100वें माले पे चढ़ जाएगी, तब भी कोई रवीश की जरूरत रहेगी। पत्रकारिता में आम आदमी कोई रवीश जैसा ही ढूंढेगा। चीख कर चिल्लाऊंगा और पूछूंगा, ये मीडिया नहीं रही। पागल अर्नब।